हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपका एजुकेटर सौरभ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट लाइफ साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जो 2019 में आ चुके हैं। तो हम जो है वो माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन पे आज फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज ए फर्स्ट क्वेश्चन जो माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में आया है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है दैट क्लोरमफेनिकोल एंड tetracycline they are broad spectrum antibiotic which inhibit the bacterial growth by targeting means इसमें ये पूछ रखा है कि क्लोरमफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल ये क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। अगर मैं टेट्रासाइक्लिन की बात करूं तो ये राइबोसोम्स के 30S सब यूनिट पे बाइंड करके प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट क्लोरमफेनिकोल तो ये क्या करता है, उसकी 50S सब यूनिट पे बाइंड कर जाएगा, राइबोसोम के 50S सब यूनिट पे बाइंड करेगा, ठीक है, और पेप्टाइड चेन की इलोंगेशन को जो है वो इनहिबिट करता है। तो क्लोरमफेनिकोल एंड टेट्रासाइक्लिन प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि which one of the following radiation method is used in preserving the food from spoilage। तो इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसे यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए, फूड प्रिजर्वेशन के लिए। तो इसका जो आंसर है वो है आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन में जो रेडिएशंस आती हैं वो है गामा रेज, एक्स रेज, ठीक है। इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है दैट इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है, इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो काफी हाई होती है, ठीक है। और जो इनका सोर्स रहता है, ठीक है, जहां पे ये पेनिट्रेट करती है, एज कंपैरिजन टू अदर ये बहुत ही लिटिल हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। दैट्स वाई इन्हें जो है हम फूड प्रिजर्वेशन में एज ए स्टरलाइजेशन मेथड यूज करते हैं। और अगर यूवी की बात करें जो कि नॉन आयनाइजिंग जो है वो रेडिएशन होती है, ठीक है, उसके केस में क्या है कि उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा कम होती है या होती ही नहीं है, ठीक है। हम उसे कहाँ पे यूज करते हैं, लैमिनर एयर फ्लो में यूवी रेडिएशन को यूज किया जाता है। तो वो क्या करती है, सिर्फ सरफेस पे जो कंटेमिनेशन है उसे रिमूव करेगी। गॉट माई पॉइंट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन आ रखा है उसमें हमें ये पूछा है दैट विच पार्ट ऑफ द लिपोपॉलीसेकेराइड हैज टॉक्सिक प्रॉपर्टी दैट मेक सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन ए पोटेंशियली सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि लिपोपॉलीसेकेराइड का कौन सा पोर्शन है जो टॉक्सिक रहता है। तो अगर मैं लिपोपॉलीसेकेराइड की बात करूं तो ये जो पोर्शन है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और लिपोपॉलीसेकेराइड में तीन चीजें हमें देखने को मिलती हैं। पहला है कोर पॉलीसेकेराइड, दूसरा है ओ साइड चेन एंड थर्ड वन इज लिपिड ए। तो आउट ऑफ दीज थ्री जो लिपिड ए पोर्शन है वो टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करता है, और जो इसकी ओ साइड चेन है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की डिफरेंट स्पीशीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो इसका आंसर है लिपिड ए पोर्शन। लिपिड ए पोर्शन जो है वो टॉक्सिसिटी प्रॉपर्टी उसके पास होती है। और मैं इसके बारे में अपना लेसन पब्लिश कर चुका हूँ, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो अगर किसी ने डिटेल में जानना है तो वो मेरे जो है वो चैनल पर जाके वीडियो देख सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन जो आया हुआ है उसमें ये पूछा है कि माइक्रोब्स मेक अप अबाउट विच ऑफ अर्थ लिविंग मटेरियल बाय वेट। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो 50% ऑफ अर्थ बायोमास जो है वो माइक्रोब से घिरा हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है वो घिरा हुआ है। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूं 1/4 की तो आंसर आता है 0.25। अगर 2/3 की करूं तो 0.66, इन द सेम वे 3/4 की 0.75 एंड 4/5 की 0.8, ठीक है। तो अगर मैं सबसे नियरेस्ट देखूं 50% के 0.5 के, तो इसमें आ रहा है 2/3। 2/3 जो है वो 50% के नियरर है, ठीक है। दैट्स वाई इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा आउट ऑफ दीज फोर वो है
2/3। तो माइक्रोब्स जो है वो 2/3 जो है वो फॉर्म करते हैं अर्थ का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में जो है वो पूछ रखा है कि द हाईली कॉन्टाजियस वायरल डिजीज मीजल इज कॉज्ड बाय। तो अगर मीजल्स की बात करें तो मीजल्स जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। इट इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस और ये नेगेटिव सेंस का होता है और ये एनवेलप्ड भी होता है। तो जो मीजल है, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, ये जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, ठीक है। सो इसका आंसर है सी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, दैट सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज पेनिसिलिन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज पेनिसिलिन फ्रॉम मोल्ड आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच फेज। तो इसमें फेज की बात की गई है। तो आई थिंक आपको प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का पता है, तो फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ दैट प्राइमरी मेटाबोलाइट ऐसे मेटाबोलाइट होते हैं जो प्लांट के डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो है वो ग्राफ नीचे ड्रॉ कर रखा है। सो दिस इज ए लैग फेज, ठीक है, जहां से इनिशिएशन हो रही है। ये एक्सपोनेंशियल फेज है, ठीक है। और अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है दैट प्राइमरी मेटाबोलाइट किस फेज में बनते हैं, तो वो बनते हैं ट्रोफोफेज में, वो बनते हैं ट्रोफोफेज में। और ये जो पोर्शन मैंने जो है वो ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, ये है ट्रोफोफेज और ये है स्टेशनरी फेज, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इडियोफेज भी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट की जो प्रोडक्शन होती है वो कहाँ पे होती है, वो इडियोफेज के केस में होती है। और ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है ये पेनिसिलिन जो कि एक फंगस है, मोल्ड है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन को इसमें दिखाया गया है। तो इसका आंसर होगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग इडियोफेज, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दैट डिक टेस्ट इज यूज टू असेस द ससेप्टिबिलिटी टू। तो अगर हम वन बाय वन इनको देखें तो जो ट्यूबरकुलोसिस है, जो टीवी है, टीवी के लिए हमें पता है कि हम क्या करते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर हम टाइफाइड फीवर की बात करें जिसको साल्मोनेला टाइफी जो है वो कॉज करता है, तो इसके लिए हम विडाल जो है वो टेस्ट का यूज करते हैं। और ये जो है वो 2019 आईसीआर नेट में भी अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था इसके बारे में, विडाल टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो अगर डिक टेस्ट की बात करें तो डिक टेस्ट यूज किया जाता है स्कारलेट फीवर के लिए, ठीक है। इस टेस्ट में क्या किया जाता है, इसमें जो है वो स्कारलेट फीवर के टॉक्सिन को इंजेक्ट किया जाता है और उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है वो देखी जाती है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्बायोटिक, ठीक है। अगर आप इसको गौर से देखें, यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी बता दिया गया है कि सिम्बायोटिक बैक्टीरियल जीनस दैट कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दैट आर यूटिलाइज्ड बाय लेग्यूम प्लांट टू सिंथेसाइज अमाइनो एसिड, ठीक है। तो वैसे ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो अगर मैं अजोटोबैक्टर की बात करूं तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन तो करता है लेकिन ये क्या करता है, फ्री लिविंग है। दिस इज, ये जो है वो सिम्बायोटिकली नहीं करता है, ठीक है। अगर क्लॉस्ट्रिडियम की बात करूं तो ये भी फ्री लिविंग है, ठीक है। तो इनमें से राइजोबियम है जो क्या करता है, सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, सिम्बायोसिस किसके साथ में करता है, लेग्यूम प्लांट के साथ में करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। गॉट माई पॉइंट। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, दैट विच इज द एंजाइम इन्वॉल्व इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। तो अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो इसमें ट्राइग्लिसराइड की बात की गई है, मतलब लिपिड की बात की गई है। और ये जो रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे लिपिड का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम डिहाइड्रोजिनेज के बारे में भी बात करें तो डिहाइड्रोजिनेज में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। काइनेज की बात करें तो काइनेज एंजाइम क्या करता
है, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है, तो ऐसा भी हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिपिड की ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पे लिपिड लिपोलाइसिस हो रही है, ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बन रहे हैं। तो लिपिड को तोड़ने के लिए जो एंजाइम लगता है वो है लाइपेज। तो इसका करेक्ट आंसर है लाइपेज। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दैट बैक्टीरियल कल्चर कंटेन 500 ऑर्गेनिज्म पर ml इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज एट 8 AM। मतलब कि इनिशियली 500 ऑर्गेनिज्म पर ml जो थे वो बैक्टीरियल कल्चर में थे, ठीक है, जब वो एक्सपोनेंशियल फेज में था 8 बजे सुबह के, ठीक है। इफ यू कंसीडर ए जनरेशन टाइम ऑफ 20 मिनट, तो जनरेशन टाइम हमें दे रखा है, ठीक है, एन नॉट हमें दे रखा है, इनिशियल जो ऑर्गेनिज्म की कंसंट्रेशन है वो हमें दे रखी है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आफ्टर 3 आवर विल बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करते हैं। अगर मैं एक्सपोनेंशियल फेज की बात करूं तो हमें पता है कि जो रिलेशनशिप बनती है सेल नंबर और जनरेशन के बीच में वो कुछ इस तरह से होती है, जिसमें n इज इक्वल टू n नॉट 2 रेज टू पावर n, जिसमें n क्या है, फाइनल नंबर है, ठीक है, जो हमें निकालना है। n नॉट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट 0 टाइम, ठीक है, वो हमें दे रखे हैं 500 ऑर्गेनिज्म, और जो स्मॉल n है वो है नंबर ऑफ जनरेशन। तो हमें नंबर ऑफ जनरेशन जो है वो भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अगर मैं जनरेशन, और हमें जो गिवन है वो क्या क्या गिवन है, हमें जनरेशन टाइम दे रखा है 20 मिनट, ठीक है। तो अगर मैं 3 आवर्स की बात करूं तो 3 आवर्स को मैं कन्वर्ट कर दूंगा पहले तो मिनट में, 180 मिनट मेरे पास आ गए। 3 आवर्स को जब मैंने कन्वर्ट किया तो मेरे पास जो जनरेशन टाइम का फॉर्मूला रहता है वो रहता है T ओवर N। T ओवर N इसका फॉर्मूला रहता है, जिसमें T इंडिकेट करता है टाइम इन मिनट और N है नंबर ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो अगर मैं N को दूसरी साइड पे ले जाऊं, इस साइड पे ले जाऊं, तो क्या होगा, जनरेशन टाइम इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या है, जनरेशन टाइम भी दे रखा है और साथ साथ में टी भी दे रखा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या है, नंबर ऑफ जनरेशन मिल जाएगी। तो नंबर ऑफ जनरेशन हमें कैलकुलेट करने के बाद आ गया, हमारे पास जो आंसर आया वो आया 9। तो 9 नंबर ऑफ जनरेशन जो है वो हमारे पास आ गई। इसके बाद हम डायरेक्ट क्या करेंगे, नंबर ऑफ जनरेशन को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, तो हमें जो आंसर आएगा वो ये आएगा 256,000, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दैट फॉलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया इज कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटेड बाय द सल्फोनामाइड। यहाँ पे सल्फोनामाइड की बात की गई है, दैट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल कंपोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय सल्फोनामाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉलिक एसिड सिंथेसिस, ठीक है। तो क्या होता है, सल्फोनामाइड की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन करता है। ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन करता है, मतलब कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, कंपटीशन करेगा। और सल्फोनामाइड कंपटीशन किसके साथ में करता है, वो करता है पी अमाइनो बेंजोइक एसिड के साथ में, ठीक है। तो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड के साथ में सल्फोनामाइड कंपीट करते हैं फॉलिक एसिड सिंथेसिस में, ठीक है। और वो क्या करते थे, फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देते हैं। तो इसका आंसर है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर आर एब्सेंट, हमें एब्सेंट बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट एंड आर प्रेजेंट एट लीस्ट इन सम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं। अगर मैं रेस्पिरेटरी एंजाइम की बात करूँ तो ये तो प्रो और यू में दोनों में देखा जाता है, ठीक है। राइबोसोम हमें प्रो और यू दोनों में देखे जाते हैं। लेकिन अगर न्यूक्लियोइड की बात करें तो न्यूक्लियोइड में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं होती है ना। तो न्यूक्लियस पे अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटा दें तो वो स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड सिर्फ हमें कहाँ पे दिखाई देता है, प्रोकैरियोट के केस में दिखाई देता है, ठीक है। यूकैरियोट के केस में हमें पूरा का पूरा न्यूक्लियस दिखेगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अगर इंटरनल मेम्ब्रेन की बात करें तो भैया ये भी जो है वो दोनों साइड हमें दिखाई देती है, ठीक है।
तो पिलाई की बात करें जो कि सरफेस अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है, तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं। हमें यूकैरियोट्स के केस में पिलाई जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 एंड पिलाई जो है वो 5, और 3 और 5 जो है वो दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर है फर्स्ट ए, ठीक है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है दैट ग्रेन्यूल्स आर इंक्लूजन बॉडी जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? तो ट्रू स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पहली स्टेटमेंट की, तो इसमें क्या पूछा गया है दैट ग्रेन्यूल्स कैन बी अ स्टोरेज वेसल फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे क्या होता है, ग्लाइकोजन एक्सेट्रा फैट्स वगैरह जो है वो उसके लिए ये स्टोरेज वेसल जो है वो यूज होती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरी बात बोली गई है सम ग्रेन्यूल सप्लाई सब्सटेंस फॉर ए वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ये भी सही बात कही गई है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब क्या होता है कि ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, वो ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो है वो प्रोसेस चल रही है। तो एक तरह से वो क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और ग्रेन्यूल्स आर डिजॉल्व्ड इन साइटोप्लाज्म, ये जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर इसकी बात करें फोर्थ की, तो ग्रेन्यूल्स आर मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर, ये भी जो है वो इनक्रेस्ड जो है वो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। इनमें जो है वो मेम्ब्रेन हमें देखने को नहीं मिलती है। ग्रेन्यूल्स के केस में हमें मेम्ब्रेन जो है वो देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसका आंसर है 1 एंड 2। 1 एंड 2 कहाँ है? सी, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। यहाँ पे हमें मैच करना है, ठीक है, मैच द कल्चर मीडिया टू देयर यूजेस। तो हमें यहाँ पर 4 तरह के मीडिया दिए गए हैं, कॉम्प्लेक्स मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, ठीक है, और एनरिच्ड मीडिया, ठीक है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन से मीडिया के साथ हम ज़्यादा फेमिलियर हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल मीडिया की बात करें तो डिफरेंशियल मीडिया क्या होता है, डिफरेंशिएट करने के काम आएगा, ठीक है। डिफरेंशियल मीडिया डिस्टिंग्विश करेगा 2 टाइप की स्पीशीज को, 2 टाइप के बैक्टीरिया को, ठीक है। तो इसका मैच कहाँ पे हो जाता है? एस के साथ हो जाएगा, डिस्टिंग्विश 1 बैक्टीरिया फ्रॉम अदर। तो थर्ड का मैच हो गया एस के साथ में, ठीक है। और अगर हम देखें तो और कहीं पे भी हमें मैच जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है एस का। तो इस इतना तो कंफर्म है कि ये जो आंसर है वो बी होगा, ठीक है। अब और देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एनरिच्ड मीडिया की बात करूं, ठीक है, तो एनरिच्ड मीडिया की बात करूं तो ये यूज किया जाता है फास्टिडियस बैक्टीरिया के लिए। तो फास्टिडियस बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जिनकी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब इन्हें अगर वो सप्लीमेंट हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये ग्रो ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये फास्टिडियस टाइप के बैक्टीरिया कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो मैच कर जाएगा फास्टिडियस बैक्टीरिया के साथ में, ठीक है। अगर मैं सिलेक्टिव मीडिया की बात करूं तो सिलेक्टिव मीडिया क्या होते हैं, इसमें हम स्पेसिफिक जो है वो सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं ताकि क्या हो, एक ही टाइप के बैक्टीरिया की ग्रोथ हमें दिखाई दे और दूसरे की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाए। तो ऐसे मीडिया जो हम यूज करते हैं उन्हें हम सिलेक्टिव मीडिया बोलते हैं, ठीक है। तो सिलेक्टिव मीडिया कहाँ मैच कर जाएगा? यहाँ पे वो मैच कर जाएगा आइडेंटिफाइंग सर्टेन बैक्टीरिया फ्रॉम मिक्स्ड कल्चर, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स मीडिया की बात करें तो ये केमिकली अनडिफाइंड मीडिया होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हमें दिए गए हैं, ठीक है, और इनमें से सिलेक्ट दोज दैट आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पे हमें आर्की बैक्टीरिया के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया की पहले मैं बात करूं तो पेप्टिडोग्लाइकन कंटेनिंग म्यूरामिक एसिड एंड डी अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट इन सेल वॉल, ठीक है। तो हमें पहली बात तो क्लियर है दैट आर्की बैक्टीरिया के पास पेप्टिडोग्लाइकन
नहीं होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, ठीक है। लेकिन जो मिथेनोबैक्टीरिया होते हैं उनके केस में पेप्टिडोग्लाइकन होती है, उसे हम बोलते हैं सूडो पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सूडो पेप्टिडोग्लाइकन। लेकिन उसके केस में भी डी अमाइनो एसिड और नैम निकोटीन एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। और एक फर्स्ट ऑप्शन कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, मतलब कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब बचे बी और सी, ठीक है। तो सेकंड पे रीड करते हैं, दैट लॉन्ग चेन ब्रांच्ड एल्कोहल बाउंड टू ग्लिसरॉल बाय ईथर लिंकेज आर फाउंड इन द लिपिड ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे ईथर की ही लिंकेज होती है, ठीक है। तो दो जो है वो बी में भी है और सी में भी है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो फर्स्ट अमाइनो एसिड, ठीक है, टू इनिशिएट द न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन इज एफ फॉर्माइल मिथ्योनिन। तो ये जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो एन फॉर्माइल मिथ्योनिन है जो कि ट्रांसलेशन के दौरान यूज किया जाता है, ठीक है, फर्स्ट अमाइनो एसिड, ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट के केस में होता है, बैक्टीरिया के केस में होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ये जो है वो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया भी जो है वो एक यूकैरियोटिक सिस्टम की तरह ही बिहेव करते हैं। अगर फोर्थ स्टेटमेंट को देखें तो इसमें क्या बोला गया है, दैट ट्रांसलेशन प्रोसेस इज सेंसिटिव टू द एक्शन ऑफ डिप्थीरिया टॉक्सिन। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जैसा कि मैंने बोला कि ये यूकैरियोटिक सिस्टम की तरह ही बिहेव करते हैं आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसमें भी डिप्थीरिया टॉक्सिन का एक्शन जो है वो इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। ये सेंसिटिव होते हैं डिप्थीरिया टॉक्सिन के लिए। तो सेकंड एंड फोर्थ, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। तो अगर हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, दो तरह के ट्रांसफर होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। तो अगर वर्टिकल की बात करें तो इसमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में होता है, ठीक है। तो ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों हो सकती है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा उसमें एक डोनर ऑर्गेनिज्म होता है और एक जो है वो रेसिपेंट ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें आउट ऑफ दी 6, तो इनमें से कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो तीन हमें प्रोसेसेस दिखाई दे रही हैं ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, तो डी ऑप्शन, ठीक है, 1 2 एंड 4। तो इसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो है डी ऑप्शन, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दैट वी हैव टू मैच द क्लास ऑफ एंटीबॉडीज टू अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन और फंक्शन, ठीक है। तो ये 4 टाइप की हमें जो है वो एंटीबॉडी दे रखी है, एक इम्यूनोग्लोबुलिन ए है, एक इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए के बारे में। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है वो कहाँ दिखती है हमें, ज़्यादातर ये सिक्रेशंस में दिखाई देती है, जैसे ब्रेस्ट मिल्क हो गया, म्यूकोसा हो गया, सलाइवा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडी दिखाई देती है सिक्रीशन में, ठीक है। तो इसका तो मैच जो है वो हो जाता है म्यूकोसल इम्यूनिटी के साथ में। तो पहले का है पी, ठीक है। तो ये तो मतलब हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब बचे सी, बी एंड डी। नेक्स्ट मूव करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जी के बारे में, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी के बारे में अगर बात करें तो ये मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी होती है जो ब्लड में देखने को मिलती है, ठीक है। आउट ऑफ दिस 4, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है वो सबसे मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी ब्लड में देखने को हमें मिलती है, ठीक है। तो जी का मैच हो जाएगा आर के साथ में, ठीक है। सेकंड का मैच हो जाएगा आर के साथ में। तो सेकंड का मैच आर एक यहाँ पे भी है, ठीक है, और यहाँ पे हमें कहीं दिखाई में नहीं दे रहा। इसका मतलब आंसर तो इसका सी है, ठीक है। अब अगर इम्यूनोग्लोबुलिन डी की बात करें तो इम्यूनोग्लोबुलिन डी का क्या होता है कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन
M के साथ में बाइंड करके, ठीक है, B सेल के मेम्ब्रेन पे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इट इज फाउंड इन द बी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो थर्ड मैच कर जाएगा एस के साथ में। अगर हम इम्यूनोग्लोबुलिन ई की बात करें तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ये क्या करती है, बेजोफिल सेल को जो है वो बाइंड करती है, मास्ट सेल को जो है वो बाइंड करती है, ठीक है। तो इसका रिलेशन आ जाएगा पैरासिटिक इन्फेक्शन के साथ में, इन्फ्लामेशन कॉज होती है इसके केस में। तो ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में इन्वॉल्व रहती है। जब भी कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उसके दौरान ये एक्टिवेट होती है, मास्ट सेल जो होते हैं वहां पे जाके बाइंड करेगी और क्या करेगी, इन्फ्लामेशन ये कॉज करती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दैट वी हैव टू मैच द डिजीज विद द एप्रोप्रिएट कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, पहली डिजीज देखी हमें रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो हमें पता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीशीज है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो है वो क्या करते हैं, रूमेटिक फीवर कॉज करते हैं, ठीक है। तो पहले का मैच तो हो जाएगा ग्रुप ए स्ट्रिप्टोकोकस के साथ में, ठीक है। तो पहले का हो जाएगा ग्रुप ए स्ट्रिप्टोकोकस के साथ में। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ठीक है, जहाँ पे क्यू दिया हुआ है, दैट इज ग्रुप ए स्ट्रिप्टोकोकस। तो हमें ये तो कंफर्म हो गया कि इसका जो सॉल्यूशन है वो बी है, ठीक है। इसके बाद सेफेलिस की अगर बात करें तो सेफेलिस जो है वो कॉज करता है ट्रिपोनेमा पैलिडम, ठीक है। जेनाइटल वार्ड्स की बात करें तो जेनाइटल वार्ड्स जो है वो कॉज करते हैं, ये कॉज करता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये मोस्टली वुमेन्स में जो है वो देखने को मिलती है डिजीज। और ओरल थ्रैश जो है वो कॉज करता है कैंडिडा एल्बिकन्स, जो कि एक जो है वो फंगस है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है बी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लेट वी हैव टू कंसीडर ए स्फेरिकल बैक्टीरियल सेल, ठीक है। एक स्फेरिकल स्फेयर जो है वो बैक्टीरियल सेल है, जिसका जो डायमीटर है वो दिया हुआ है 2 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर दिया हुआ है। और एक है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, जो क्या है स्फेरिकल शेप का ही है और इसका डायमीटर दिया हुआ है 20 माइक्रोमीटर का, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज हाउ मच टाइम मोर देन दैट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो सरफेस एरिया होता है स्फेयर का वो कितना होता है। तो स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 जो है वो दोनों का केस लेकर देखते हैं। अब बैक्टीरिया के केस में हमें क्या है, डायमीटर दे रखा है 2 माइक्रोमीटर। तो अगर हमें रेडियस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, डायमीटर को डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा 1 माइक्रोमीटर। सिमिलर इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल 20 माइक्रोमीटर का जो है वो डायमीटर है। अगर रेडियस निकालना हो तो क्या मिल जाएगा, 10 हमें रेडियस मिल जाएगा। अब हमें पता है कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है। तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को जो है वो कर देंगे, उसके रेशियो देखेंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा 3/r, ठीक है। अभी हमने वैल्यू पुट नहीं की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं r की वैल्यू पुट कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 3। सिमिलर इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल वैल्यू पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा 3/10 दैट इज 0.3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है, दैट सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ बैक्टीरियल सेल, क्या आई हमारे पास 3 आ गई, ठीक है। वो कितनी ज्यादा है यूकैरियोटिक सेल से, ठीक है। तो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में थी 0.3, तो हम सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे 3 को 0.3 से और हमें क्या आंसर आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। सो दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हेन ग्रुपिंग बैक्टीरिया यूजिंग न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी अप्रोच मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिटरमाइंड फॉर ईच स्ट्रेन, ठीक है। बोलता है कि जब बैक्टीरिया को ग्रुप किया जा रहा था, ठीक है, ग्रुप किया गया न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी अप्रोच से, तो बहुत से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि ईच स्ट्रेन के लिए डिटरमाइन किए गए, ठीक है। अब इसने कंडीशन दी है कि इफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम, अगर सभी कैरेक्टरिस्टिक सेम है तो परसेंटेज सिमिलैरिटी क्या है, 100% है। अगर सभी कैरेक्टर मिल रहे हैं तो परसेंटेज की सिमिलैरिटी कितनी होगी, वो हो जाएगी 100, ठीक है।
अगर बोलता कि हम कंपेयर करें दो बैक्टीरियल स्ट्रेन को, अगर मैं पहली को स्ट्रेन ए बोल दूं या दूसरी को स्ट्रेन बी बोल दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो क्या है, हम बोल रहे हैं दो स्ट्रेन को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि जो 72 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर सेम, तो सिमिलैरिटी ऑफ कैरेक्टर कितना आ गया हमारे पास, 72 आ गया, ठीक है। अगर और उसके आगे इन्होंने क्या बोला, दैट 44 कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर डिफरेंट, तो 44 कैरेक्टर जो थे वो डिफरेंट थे, तो डिसिमिलैरिटी कितनी आ गई, 44 की आ गई, ठीक है। तो अगर हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है परसेंटेज सिमिलैरिटी, ठीक है, परसेंटेज सिमिलैरिटी। अगर हमें परसेंटेज सिमिलैरिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो कितनी सिमिलैरिटी है, कैरेक्टर की कितनी सिमिलैरिटी है, 72 कैरेक्टर जो है वो सिमिलर है, तो 72 को हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर से। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, 72 प्लस 44 इज इक्वल टू 116, ठीक है, 116। अगर परसेंटेज निकालनी है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो मिलेगी हमें 62.06। सो दिस इज ए आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही वीडियो आगे बनाता रहूं तो काइंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।